हर वो बच्चा जो अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है फॉर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चों आपकी फिजिक्स में कितने भी वीक कंसेप्ट हो, आपने रिवीजन कितने भी अच्छे से नहीं किया हो, ये सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। स्वागत करता हूं सीरीज में जिसमें टॉप 15 फिजिक्स के चैप्टर जिसपे सबसे ज्यादा फोकस करता है आपका नीट एंट्रेंस, सबसे ज्यादा फोकस करता है आपका जेईई मेन एंट्रेंस। इस सीरीज का मेन मकसद है बच्चों आपको कंसेप्ट के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाना, मतलब वो कंसेप्ट आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करने के लिए। और कंसेप्ट का भी रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, टाइम भी कम बचेगा और आपके पास उतना ज्यादा समय नहीं है, तब भी सीरीज के थ्रू आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन को फास्टेस्ट तरीके से सॉल्व करना सीख सकते हो। राइट, हियर वी गो गाइस। आज है चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बच्चे ऑलरेडी कनेक्टेड है उन सबको पता है, लेकिन जो नए बच्चे मैं आपको बता दूं, ये टॉप 15 चैप्टर है जो हमने सेलेक्ट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आया है, उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स कर चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर चुके हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है और इसका लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कैपेसिटर की कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बच्चों उन प्रॉब्लम्स के थ्रू आपके सारे कंसेप्ट में रिवाइज कराने वाला हूं। राइट, देखो क्वेश्चन भी हो जाएंगे, कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो भी पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट कौन कौन से सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं वो भी पता चल जाएगा। अंडरस्टूड? तो हियर वी गो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाले सबसे पहले क्वेश्चन से। राइट, तो देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, आप इसको पढ़ सकते हो। और इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में भर भर के आता है, आप ये मान के चलो यार। आपके एग्जाम में इस पे ना बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। पीवाईक्यू आपने उठा के देखेंगे, वैसे भी जेईई मेन का मैं पीवाईक्यू यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि जेईई मेन के बच्चों के लिए स्पेशल डिजाइन की गई है और इस सीरीज का फायदा नीट के बच्चे ले सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके। राइट, और जो बोर्ड के बच्चे हैं भाई, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको तो मेंस में भी काम आएगा, नीट में भी काम आएगा और आपके तो बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं ना बॉस, उनको सॉल्व करने के लिए मजा आ जाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग बन जाओगे आप। डन? ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव सेम कैपेसिटेंस। उसने बोला दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है। लेट्स सी, ये पहली कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस जो है वो सी है। एक और है हमारे पास दूसरी कैपेसिटर, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो भी सी है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है बच्चों। एक्चुअली उसने ऐसा बोला है, ठीक है। वन ऑफ देम इज चार्ज टू ए पोटेंशियल वी एंड अदर टू पोटेंशियल टू वी। ओहो, ये तो कमाल हो गया। उसने बोला जो पहली कैपेसिटर है ना उसको हम चार्ज कर रहे हैं बाय यूजिंग द बैटरी हैविंग पोटेंशियल वी, और जो दूसरी वाली कैपेसिटर है ना बच्चों, इसको हम चार्ज करेंगे बाय यूजिंग द बैटरी दैट इज टू वी, और इसकी भी कैपेसिटेंस सी ही है, C2 की भी सी ही है। राइट, इतना तो आप इसमें मान के चलेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के समझ सकते हैं। द नेगेटिव एंड्स ऑफ द कैपेसिटर्स are connected together and the positive ends are connected together, then decrease in the energy of combined system। मतलब क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए बॉस इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। जल्दी से मैं आपको, क्वेश्चन देख लिया आपने, पढ़ भी लिया आपने बढ़िया तरीके से, डायग्राम नहीं गिवन होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि किस लॉजिक पे। पहले कंसेप्ट को बता देता हूं जिससे अगर ये क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप से आ सकता है इसमें, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो बच्चों जब भी ऐसा होता है ना कि दो अलग अलग कैपेसिटर को चार्ज किया गया, हो सकता है उनमें से एक को चार्ज किया गया, एक को ना किया गया हो, जबकि पर्टिकुलरली इसमें एक कैपेसिटर को चार्ज किया जाना होता है। राइट, दोनों को किया जा रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो लेट्स से ये फर्स्ट अरेंजमेंट, ये सेकंड, फिर पता है वो क्या बोल रहा है, अगर ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है और ये इसकी नेगेटिव प्लेट है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी नेगेटिव, वो बोल रहा है बैटरी को हटा देते हैं, क्योंकि इस बैटरी ने इसको चार्ज कर दिया होगा और इसने इसको चार्ज कर दिया होगा और इनको आपस में ही अरेंजमेंट में कनेक्ट कर देते हैं। वो बोल रहा है इनको ऐसे कनेक्ट कर देता है, जो पहले वाली है उसकी पॉजिटिव प्लेट दूसरे वाले की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दी जाएगी और इसकी नेगेटिव प्लेट गाइस दूसरे वाले की नेगेटिव से कनेक्ट कर दी जाएगी। बच्चों जब भी ऐसा हो कि दो कैपेसिटर जो चार्ज कर लिए हमने अलग अलग बैटरी के थ्रू, उनको आपस में कनेक्ट कर दे, तो ये जो अरेंजमेंट बनता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ऑफ चार्ज। देख लो बॉस, बहुत पढ़ा होगा आपने, बहुत क्वेश्चन आते हैं गाइस। तो सर क्या होगा इसमें, तो भाई जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा ऑब्वियसली इनमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट होगा, और वो तब तक होगा चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। तो इस केस में दोनों बैटरी दोनों कैपेसिटर अपने चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट तब तक करते रहेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पहला क्वेश्चन, इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा कुछ, इसका भी कुछ V डैश मान लो, कॉमन पोटेंशियल को VC लिख लो, चलो कुछ हो जाएगा भाई VC। तो पहला क्वेश्चन ही VC पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि कॉमन पोटेंशियल बता दो। तो आप कैसे लिखेंगे कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए, नेट चार्ज नेट कैपेसिटेंस, यानी आप लिखेंगे Q1 प्लस Q2 ओवर C1 प्लस C2। अंडरस्टूड गाइस? और Q1 कैसे निकालेंगे, C1 V1 से निकालेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2।
अंडरस्टूड गाइस? ध्यान रखना, सेम पोलैरिटी सेम से कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव, तब ये रहेगा। अंडरस्टूड? तब ये रहेगा बॉस, ठीक है। अच्छा सर, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब बच्चों जो यहाँ पे इसके पास इनिशियल चार्ज है, देखो कितना है, C1V1 है, मतलब C इंटू वी है, और इसके पास जो चार्ज ये सप्लाई कर रही है इनिशियली वो है C2V2 यानी C इंटू 2V। आप देख सकते हो इसके चार्ज है CV, इसके पास है 2CV, लेकिन जब इनको आपस में कनेक्ट कर दोगे वो चार्ज कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो तब तक आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब तक पोटेंशियल सेम ना। तो इस केस में क्या होता है, ये चार्ज चेंज हो जाते हैं, नए चार्ज दोनों पे बनते हैं। अंडरस्टूड? जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। हमारे से क्वेश्चन में पूछा है डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, तो पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। दूसरा, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालोगे गाइज? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, लॉस ऑफ एनर्जी का हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, हर बच्चे ने पढ़ा है ये, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस कैटेगरी। ये तो उसमें पूछा गया है सर, हम तो उड़ा देंगे इसको। यस, ये जो V1 V2 है, ये जो इनिशियल इनका पोटेंशियल है वो वाला लिया जाता है, ठीक है। C1 C2 हमें दे ही रखा है, ये सॉल्व करने के बाद यही एक्सप्रेशन आएगा ना भाई, हम लेंथी प्रोसेस यूज क्यों करें। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछे परसेंटेज पूछ ले, आप डिसिपेशन ऑफ एनर्जी जो यहाँ डिसिपेट कर रही है ना, जो उसकी परसेंटेज पूछ ले, परसेंटेज ऑफ डिसिपेटेड एनर्जी, राइट, अगर जो एनर्जी डिसिपेट कर रही है उसकी परसेंटेज पूछे, तो बच्चों आप क्या करेंगे, जो ये लॉस आया है उसको इनिशियल से डिवाइड करेंगे, जो लॉस आया डेल्टा यू, और जो टोटल इनिशियल एनर्जी होगी, और 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तब आपको ये वाला फंडा यूज करना पड़ता है। और इनिशियल एनर्जी क्या होगी, इसके निकाल लेना हाफ C1V1 से, और इसके निकाल लेना हाफ C2V2 से। सब कुछ पता है, इनको ऐड करना नेट, वो इनिशियल होगी, और यहां से चेंज आ जाएगा। दिस इज द वे, दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? सर अगर नए चार्ज इस पे पूछ लिए जाए तो नए चार्ज कैसे निकालेंगे? तो इस पे और इस पे जो चार्ज होगा, लेट्स से इस पे चार्ज होगा Q1 डैश, तो C1V कॉमन लेना है बस, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। C1 C2 तो वही रहेगा, एंड Q2 लिखेंगे C2V कॉमन लेना है, खत्म। देखो मैंने कंसेप्ट आपको रिवाइज करा दिया, अब फोड़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा बॉस, टेंशन नहीं लेने का। हमारा मेन मकसद क्या है इस सीरीज का? मेन मकसद इज दैट कि सर हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, सब कुछ सीखना है, और सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लेने हैं, जिस पे डिपेंडेंट नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन वो दे सकता है। दिस इज आवर मेन मोटो। इसलिए बोलते हैं सीरीज सब कुछ बदलने वाली है आपके लिए, बस आप पेशेंस रखो, नोट्स बना लो और बढ़िया तरीके से उसको फॉलो करो। अंडरस्टूड? तो गाइस अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पता है अब आपको, उसने पूछा लॉस ऑफ एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम, तो यही तो है लॉस जो डिक्रीज कर रही है, बस यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सो डेल्टा यू आप लिखेंगे हाफ, C1 है C, C2 है 2C, और दिस इज C प्लस 2C, और V1 V2 देख लो, इसको मान लो V और इसको मान लो दैट इज, इसका पोटेंशियल दे रखा है 2V, और इसका कर दो होल स्क्वायर। ये देखो माइनस बचेगा, अल्टीमेटली स्क्वायर बन के आंसर सेम ही रहेगा। सो दिस इज हाफ, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो पहले तो यहाँ पे अगर देखो आप C इंटू C है, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3C, और यहाँ बचेगा माइनस का V, और ये स्क्वायर, एक C कैंसिल। सो नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली गाइज, ये मैंने लिखा है 3C, हाँ, एक C से एक C मैंने यहाँ पे क्या किया है, कैंसिल किया है, राइट। आई थिंक दिस इज द सिचुएशन गाइज। सो एक 2V था, एक V था, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर थी, एंड दिस इज द सिचुएशन। ओके गाइज, सो माय मिस्टेक, यहाँ पे 2C नहीं है, दिस इज ओनली C, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है ना, C सेम है, पोटेंशियल अलग है, राइट। यस, तो सर ये C तो रहेगा, पर ये 2 रहेगा यहाँ पे, यस रहेगा। तो अगर ये 2 यहाँ पे रहने वाला है तो इसको हम दोबारा से ही सॉल्व करेंगे। तो दिस इज 1/2 इंटू C 2 प्लस, नो नॉट 2, दैट इज C प्लस C, दैट इज 2C, और यहाँ पे बचेगा माइनस V और इसका होल स्क्वायर, एक C कैंसिल हो जाएगा, तो ये C/4 बचेगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर CV स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी, यानी C/4 V स्क्वायर, फिनिश। तो डायरेक्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, फॉर्मूला याद है, जस्ट वैल्यू पुटअप करनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गया ना गाइज? तो बने रहना मिशन पे यार, अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं। हाँ, इस वाली सीरीज में कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस नहीं है, इजी होते हैं, आप खुद भी करेंगे, बहुत पढ़ते हो आप सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो और एडवांस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फंसा सकते हैं, उस टाइप के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। जितने भी क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे उनके थ्रू सारे कंसेप्ट को हम रिवाइज करेंगे, जो ज्यादातर रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। अंडरस्टूड? ओके बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है और उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन क्या है। भाई मजा आने वाला है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से आपके वो मेन कॉन्सेप्ट रिवाइज होने वाले हैं, ठीक है। उसने बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन दैट इज 5 mm। पहले जो बोला है वो लिख लो, एक कैपेसिटर है
और वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन हम d मानते हैं, और वो दे रखी है 5 mm। जो भी दे रखा है ना गाइस, लिख लो, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। सो इज चार्ज्ड अप बाय अ बैटरी, एक बैटरी लगा रखी होगी, उसके थ्रू उसको चार्ज किया जा रहा होगा। इट इज फाउंड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक शीट ऑफ थिकनेस 2 mm। इनिशियल ये सिचुएशन है, इनिशियल ये मान लो, उसका प्लेट का एरिया ए मान लो, ठीक है। अभी इसके बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है इसके बीच में, वैक्यूम या एयर। तो इसकी जो इनिशियल कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, C1, वो होगी ऑब्वियसली एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। भाई पैरेलल प्लेट की ये कैपेसिटेंस होती है, और इसमें जो चार्ज होगा, अगर इसको किसी बैटरी के थ्रू आपने कनेक्ट कर रखा है, जो कि उसने क्वेश्चन में बोला है, लेट्स से इसका पोटेंशियल V है, तो जो भी चार्ज होगा लेट्स से Q1, तो Q1 को कैसे लिखोगे, C1 V1 होता है भाई, तो C निकाल लिया आपने, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और ये तो आपको पता ही होता है, दैट इज V। तो दिस इज योर चार्ज इनिशियली इन दिस कैपेसिटर। जब तक इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ये वो वाली सिचुएशन है वो, ठीक है। मतलब अभी इसमें प्लेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, प्लेट जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है उसको फिल नहीं किया गया है, लेकिन अब किया गया। उसने बोला इट इज फाउंड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक शीट ऑफ थिकनेस 2 mm, यानी एक डाइलेक्ट्रिक शीट ले लेते हैं जिसकी थिकनेस 2 mm है। लेट्स सी एक डाइलेक्ट्रिक शीट है ना, डाइलेक्ट्रिक की बनी हुई है, जिसकी थिकनेस दे रखी है, उसको T मानेंगे, और वो 2 mm है। ओहो, यहीं से आपने समझना है बॉस कि सर ये जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, राइट, वो इसके बीच की डिस्टेंस से कम है। मतलब यहां देख सकते हो T इज लेस देन D। तो ये पता कौन से वाला केस बन गया, आ गया होगा ना दिमाग में, पार्शियल फिलिंग है ये। दिस इज पार्शियली फिल्ड, या पार्शियल फिलिंग लिख लो, पार्शियल फिलिंग लिख लो आप इसको, ठीक है। यहां पे जो फिलिंग की जाएगी वो पार्शियल की जाएगी, नॉट कंप्लीटली। तो आपको जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है अब वो पार्शियली वाला लेना है, राइट, कि जब आपने पूरे स्पेस में फिल नहीं किया, कुछ स्पेस में कर दिया है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस फिल की है वो कम है एक्चुअल जो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है। याद आ रहा है कुछ, यस। व्हाइल कीपिंग द बैटरी कनेक्शन इंटेक्ट, तो जो बैटरी का कनेक्शन है वो इस तरीके से उसने रखा है। दिक्कत अब इस केस में जब उसने ये वाली प्लेट फिल कर दी होगी, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। सो दिस इज हाउ, ये आपकी कैपेसिटर थी, प्लेट 1 प्लेट 2, लेट्स सी, और आपने जो 2 mm की फिलिंग की है, सपोज करो इससे लेके यहां से यहां तक कर दिया, ये कर दिया आपने, सब ऐसे कर सकते हो आप, राइट। ये है 2 mm, ठीक है, और इनके बीच की, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है 5। तो ये पार्शियल फिलिंग हो गया कि नहीं। तो इसके जो कैपेसिटेंस आप लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे, देखो उसको आप लिखने वाले हो C डैश, वो होती थी एप्सिलॉन नॉट A ओवर, मैं आपको याद दिला दूं, D माइनस T प्लस T बाई K। सबने किया है, सबको पता है, सबको पता है बॉस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं पता है ना, ये फॉर्मूला जब ये पार्शियल फिल करता है, राइट सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। अब वो पता क्या बोल रहा है, इन दिस केस द कैपेसिटर ड्रॉज 25%। उसने बोला इन दिस केस द कैपेसिटर ड्रॉज 25% मोर चार्ज फ्रॉम द बैटरी देन बिफोर। मतलब जो चार्ज वो यहां से ड्रॉ कर रहा था ना, लेट्स सी वो Q1 था, अब जब आपने इस प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया, और बैटरी तो सेम ही कनेक्ट करके रखी है आपने, जो बैटरी यहां पे कनेक्ट करके रखी है वो तो सेम ही है, लेकिन बैटरी से जो अब चार्ज ड्रॉ कर रही है ना, वो 25% ज्यादा है इससे। तो हम लिखेंगे जो Q2 है वो 25% मोर है, ठीक है, किससे, इससे। तो ये कंडीशन अप्लाई कर दिया है। तो पूछा क्या है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ शीट, इस शीट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, K की वैल्यू चाहिए। तो भाई जैसे उसने बोला वैसे ही कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा क्या जा रहा है, हम तो सॉल्व कर लेंगे, हम तो सॉल्व करने के लिए बैठे हैं सर यहाँ पे, यस ऑब्वियसली, है ना। कैसे बोला है सर उसने, अब देखना भाई ध्यान से। उसने बोला जो इनिशियल चार्ज था Q1, ठीक है, वो हो गया, और जो अब चार्ज आएगा Q2, इसको लिखो, Q2 इज मोर देन Q1 बाई 25%, यानी Q1 तो है ही, प्लस 25% ऑफ Q1 है। तो आप लिख सकते हो, देखो ये कितना बनेगा गाइस, 25% का मतलब 1/4 यानी 5/4 ऑफ Q1 बनेगा, अगर इसको आप पूरा सॉल्व करो, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि सीट के डालते ही ये ज्यादा चार्ज विड्रॉ करता है। सर कितना ज्यादा, 25% ज्यादा। तो 25 1/4 होता है ना भाई, 25/100 दैट इज 1/4, इसमें ऐड करोगे तो 5/4 आएगा। तो बस इनकी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा बॉस। तो Q2 कैसे लिखोगे, Q2 यहां से निकालोगे, दैट इज Q2 क्या होगा, C2V2, और C2 क्या ये रही, और इसका V2 क्या है, वो तो V सेम ही है। तो हम यहां लिख देंगे दैट इज CV, और C है एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T प्लस T बाई K इंटू V, क्योंकि V सेम है, और ये है 5/4 इंटू, अंडरस्टूड, वो यहां पे निकाल ही रखा है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V। आप ध्यान से देखो, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, बढ़िया सर। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पे बचा आपके पास 1/,
डी माइनस टी प्लस टी बाई के, एंड यहां पे बचा आपका 5/4 इंटू डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बस कुछ नहीं करना है, डी टी की वैल्यू पुट करके के निकालना है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4d, 5 सब में मल्टीप्लाई कर दो, 5d माइनस 5t प्लस 5t बाई के। ओके, तो नाउ यू कैन सी, तो देखो गाइस, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, हमें तो ये वाले टर्म चाहिए, ये वाला, तो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर भी लेके आओ, तो जब 4d इधर माइनस 5d आएगा तो d बचेगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 5t माइनस d बचेगा और इक्वल टू यहाँ 5t बाय के हो जाएगा। तो हमारे को के चाहिएगा, तो देखो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर लो, ये आ जाएगा 5 इंटू 2, थिकनेस की जो वैल्यू है 2 mm है और d है आपका 5, अंडरस्टूड, और यहाँ पे आ गया 5t और t कितना है 2 इंटू 2 और बाय के, तो ये 10 माइनस 5 दैट इज 5 और इधर आएगा 5 इंटू 2 दैट इज के, और ये हो गया कैंसिल, के इधर लेके जाओ तो आपको दिख रहा है के की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है। तो यार आप कॉन्सेप्ट समझो, है ना, क्वेश्चन तो हम कैलकुलेशन से सर कर ही लेंगे, कॉन्सेप्ट देखो, जब आप कोई फिलिंग नहीं कर रहे हो, उनके बीच एयर है, स्पेस जो है फिल्ड नहीं है, तो ये कैपेसिटेंस लेते थे हम, चार्ज कैसे निकालते हैं, सीवी से निकालेंगे। जब पार्शियली फिलिंग कर दोगे तो भाई ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बस ये याद रखना है आपने, कैसा भी क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से सॉल्व करना है, दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिया सर, मस्त। तो सर एक अगर कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन आएगा तब कैसे करेंगे बच्चों, आप सबको पता है, यहीं से पता चल रहा होगा, ज्यादा चार्ज खींच रहा है मतलब के फिल करने से, बाय फिलिंग के, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया यानी के फिल करने से जो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की वो इंक्रीज करती है, इट इंक्रीजेस, राइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फिल करने से कैपेसिटेंस, चार्ज को स्टोर करने कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, ये ध्यान रखने का बॉस, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता है, आप अपने क्वेश्चन बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। अमेजिंग, रिवाइज भी हो गया, यस, दोनों कॉन्सेप्ट है ना, विदाउट फिलिंग एंड विद फिलिंग ऑब्वियसली। लेकिन अगर ये पार्शियल फिलिंग ना होती, वो भी कंसेप्ट याद दिला देता हूं, अगर सर ये पूरी तरीके से फिल कर दिया जाता, कंप्लीट फिल्ड, तो आप सबको पता है फिर जो कैपेसिटेंस है उसकी ये वाली, देखो जब कंप्लीट फिल्ड करो टी और डी सेम हो जाएगा, तो जो नई कैपेसिटेंस आएगी वो के टाइम्स हो जाती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की, क्योंकि पूरा फिल कर दिया, तो के से मल्टीप्लाई कर दो और इसी से पता है कि ये, इसी पता चल रहा है कि ये इंक्रीज कर जाएगा, ऑब्वियसली यार, दिस इज पार्शियल फिलिंग, दिस इज कंप्लीट फिल जब आप करते हो। होप सो गाइज आप समझ गए होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा, आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो कि मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ, आपसे क्वेश्चन करा के रहूंगा बॉस, ठीक है। एग्जाम क्रैक करना चाहते हो ना बॉस, इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, जनवरी जेई मेन, और जो नीट के बच्चे हैं उनका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा इन्हीं के थ्रू, जब आपकी सीरीज स्टार्ट होगी, बिफोर स्टार्टिंग योर सीरीज आपकी सीरीज स्टार्ट होगी, डोंट वरी गाइज। स्पेशल तौर पे बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए बढ़िया मौका कि आप सारे न्यूमेरिकल देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एंट्रेंस, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो डरने का नहीं बॉस, बस प्रैक्टिस करते रहने का, ठीक है बॉस। चलते हैं भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट क्वेश्चन क्या है, मजा आएगा उसको करने में, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और वो एक डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जो आप भूल चुके हो बॉस, ठीक है। ओके, हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आएगा, बस पेशेंस के साथ देखते रहना। कॉन्सेप्ट क्या है भाई जी, इसमें जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, क्वेश्चन में क्या है, कंसेप्ट किस तरीके से समझेंगे, ये कंसेप्ट को ना आपको क्वेश्चन के थ्रू समझना पड़ेगा, तब ज्यादा बेटर आएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है और आपको एप्लीकेशन करना आ जाता है तुरंत के तुरंत, और आप क्वेश्चन सिमिलर टाइप के जाके सॉल्व कर सकते हो, यस। तो देखो डायग्राम देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो बढ़िया तरीके से, डायग्राम ही है मेन क्वेश्चन में, तो जो पूछा है वो एक लाइन में ही है बॉस। उसने बोला इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉन बिलो द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वो बोल रहा है कि इस पूरे सर्किट में कहीं एक कैपेसिटर है, देख सकते हो आप, दिस इज द कैपेसिटर, 10 माइक्रोफैराड की ये कैपेसिटर है गाइस, इसमें कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा वो बताना है। जब भी कभी एक ऐसा अरेंजमेंट हो, इलेक्ट्रिकल टाइप का अरेंजमेंट जिसमें रेजिस्टेंस है, बैटरी है, कैपेसिटर है, ये सब कुछ है, रेजिस्टेंस, तो ये आप मान लो इसमें दोनों कंसेप्ट है, मतलब इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला कंसेप्ट भी है और इसमें कैपेसिटर वाला भी है, इसलिए कैपेसिटर में पढ़ रहे हैं हम इसको, एंड वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सर जब भी कभी पूछे ना कि चार्ज, ऐसे क्वेश्चंस में गए जब भी पूछे चार्ज स्टोर्ड, राइट, इन कैपेसिटर, तो आपने क्या करना है बच्चों, ठीक है, हमें चार्ज निकालना है कि कैपेसिटर में कितना स्टोर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर गिवन हो, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहली कंडीशन यू हैव टू एज्यूम इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया आपने एज्यूम करना है, याद रखना इस पॉइंट को, क्योंकि अब लगातार ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं बॉस, ठीक है। एज्यूम कैपेसिटर इज इन स्टडी स्टेट,
आप एज्यूम कर लो कि जो कैपेसिटर है वो आपका स्टडी स्टेट में हो चुका होगा, मतलब वो कंप्लीटली चार्ज हो चुका होगा, तब वो जो चार्ज उसने स्टोर किया वो हमें कैलकुलेट करना है। सो सर इसका मतलब क्या है, अगर हम ना माने तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा ना। स्टडी स्टेट का मतलब कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड। अगर बच्चों कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जो बैटरी है जो यहां से करंट चार्ज सप्लाई करेगी, ये जो करंट चलेगी वो इसमें जाएगी नहीं क्योंकि फुल्ली चार्ज हो गया। और अगर वो इसमें नहीं जाएगी, इसमें जाने वाली करंट जीरो है, तो ये काम का नहीं है। ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि उस पर्टिकुलर ब्रांच में जिसमें कैपेसिटर लगा है और स्टडी स्टेट की कंडीशन हमने मान लिया, मतलब वो फुल्ली चार्ज होगी, मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांच में कोई चार्ज कोई करंट नहीं जाने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो, मतलब ये नेग्लिजिबल यहां पे हम मान सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं और इसको बिना कंसिडर के हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा सर, मतलब करंट इधर ना जाके सीधी चली जाएगी, इसमें ऐसे सीधी जाएगी। तो करंट यहां से निकल के बच्चों देखो डायरेक्ट जा रही है 6 में और डायरेक्ट जा रही है 4 में, मतलब 4 और 6 दोनों सीरीज में है बॉस। और अगर ये सीरीज में है तो कितनी करंट यहां से ड्रॉ कर रहे हो आप बैटरी से, तो आपको पता है V इक्वल टू आई आर इक्वलेंट, और V है आपके पास 10 और I निकालना है टोटल कितनी है, और R 6 + 4 ये नहीं है, ये यूज नहीं होगा, तो दैट इज 10। मैंने डेटा सही लिखा है बॉस, 4 and 6, यस सर 4 and 6 हाँ सही है। तो दैट इज I इज इक्वल टू 1 एम्पियर गाइज। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली कि यहां पे जो बैटरी सप्लाई करनी है ना इस सर्किट को स्टडी स्टेट कंडीशन में, व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, 1 एम्पियर की करंट सप्लाई कर रही है। गॉट यू नो इसको हटाना, समझ गए ना बॉस आप, यू नो दिस इज द मेन पॉइंट, ये ही फोकस करना है। कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, पहले क्वेश्चन तो हो ही जाएगा कि आपने एज्यूम क्या करना है। उसके बाद सर आप क्या करेंगे, जैसे ही आपसे पूछा गया कि इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा वो निकालो, तो हमें पता है भाई चार्ज इक्वल टू होता है CV। सी इसकी दे रखी है, V का मतलब इसकी दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहां से यहां तक, और चूंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो यहां भी पॉइंट मान सकते हो आप, इस ओके ठीक है। इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमारे को, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो A और इसको मान लो B, चलेगा, अंडरस्टूड। तो वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, C पता है। तो अब हमारा मेन टारगेट है वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और याद करो बच्चों, जब किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है तो KVL यूज करते हैं ना भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया था ना मैंने, हमेशा याद रखना है भाई, व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट एनी सिंगल पॉइंट और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यूज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अच्छा सर कैसे, मतलब कर लेंगे, यस करंट पता है, इसमें पता है, इसमें पता है, इसमें जाएगी नहीं, तो पता है क्या करो, देखो यहां से स्टार्ट करो, यहां फिनिश करो, फिनिश, क्योंकि हमें A और B के बीच में चाहिए है ना, और हम फॉलो करेंगे जिस रास्ते में कम से कम एलिमेंट हो। तो हम A से स्टार्ट करेंगे, लेट्स इसका पोटेंशियल है VA, और हम यहां से चल के यहां पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो जब आप यहां से चलोगे तो VA, और जब भी करंट इधर जा रही है आप भी कैलकुलेशन करते हुए इधर ही जा रहे हैं, तो माइनस लेते हैं रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो माइनस IR, I कितनी है 1 इंटू आई कितनी है 1 जो हमने यहां से निकाली इंटू 6, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, और डायरेक्ट जाके VB यानी इक्वल टू कर देंगे VB। तो आप देख सकते हो VA माइनस VB बच्चों आ गया आपका 6 वोल्ट, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 6 वोल्ट आ रहा है। सर हमें तो इन दो प्लेट के बीच का चाहिए था, ये और ये पॉइंट, भाई ये काम ही नहीं कर रहा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, तो आप यहां से लेके यहां तक निकाल सकते हो, सेम रहेगा, मतलब जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, ये भी इसके साथ पैरेलल में है। अपर सर्किट भी यूज कर सकते हो बट हम लेंथी कैलकुलेशन क्यों करें, बस ये आ गया पुट कर दो, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 10 × 6 यानी 60 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम ध्यान देना यूनिट पे बॉस, दिस इज द वे एंड दिस इज द टेक्निक, दिस इज द प्रोसेस, दिस फोकस ऑन दिस, आगे आने वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इस पे फोकस करना है। चलो सर बढ़िया है, मतलब हमें लग रहा है कि एक क्वेश्चन और बन जाए इसकी तरह, तभी भाई हम सॉल्व कर सकते हैं, तभी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। यस डेफिनेटली कराऊंगा यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि देखो यार इनमें ना कंसेप्ट मल्टी कंसेप्ट हो जाते हैं, कैपेसिटर भी आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गई, मतलब उसका KVL कॉन्सेप्ट आ गया, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए स्टडी स्टेट, अगर उसने क्वेश्चन में नहीं बोला है तो जब भी कैपेसिटर किसी रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में गिवन है तो ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा अगर उसने नहीं बोला है, ठीक है। हमें वो वाली कंडीशन एज्यूम करती है जब हमारा कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका होता है ना, उसमें चार्ज स्टोर हमने निकालना है, ठीक है बॉस। भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ते हुए एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेके ना, एक नहीं एक्चुअली 2 क्वेश्चन वैसे ही हैं, तो आपके सारे फंडे क्लियर होंगे, आपने टेंशन नहीं लेने का। ये था क्वेश्चन नंबर 3, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अमेजिंग, उसकी शक्ल देख के आपको पता चल जाएगा
अमेजिंग क्वेश्चन है। ओके, ध्यान से देख लेना, ध्यान से पढ़ लेना, डरने का नहीं है, आराम से बताऊंगा, टेंशन मत लो, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका कंसेप्ट, डोंट वरी। उसने बोला गैल्वेनोमीटर है ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, एक गैल्वेनोमीटर है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, ये एक गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान देना। और इस पूरे सर्किट में देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक, ये कैपेसिटर, दो कैपेसिटर है इस बार तो यार, इसका नाम है C1 और इसका नाम है लेट्स से C2, ठीक है, जो कि उसने बोला है। तो उसने बोला है दे आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1 and 2। पहले तो सिंगल कैपेसिटर में चार्ज निकाला था, इसमें दोनों का चार्ज निकाल के उनका रेशियो चाहिए, यानी लेट्स से C1 में जो चार्ज स्टोर होगा वो Q1 होगा और C2 में Q2 होगा, उसका रेशियो चाहिए। समझ गए आप? बेहतरीन है ना, आप 2 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, थर्ड क्वेश्चन अपना ऐसा ही हो जाएगा। बस फंडामेंटल कंसेप्ट होने चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, सर दिस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। तो सर इसमें भी नहीं कुछ भी बोला है, तो फिर क्या करेंगे? चार्ज को स्टोर करना, जो चार्ज स्टोर हुआ उसको कैलकुलेट करना चाहते हो, तो ये एज्यूम कर लो कि ये स्टडी स्टेट कंडीशन है, मतलब फुल्ली चार्ज हो चुके होंगे कैपेसिटर। और इस केस में यानी एज्यूम कर लिया, अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बॉस, हमने एज्यूम कर लिया। जो बैटरी से जाएगी ना करंट, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि बच्चों हमें इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट, जैसे पहली प्लेट दूसरी, ये इस पॉइंट पे कनेक्ट है और ये इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट, लेट्स ये पॉइंट ए है, ये बी, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, और V इक्वल टू IR करना पड़ेगा आपको। जब तक करंट नहीं मिलेगी आपको नहीं मिलेगा ना पोटेंशियल, उस तरीके से दिक्कत हो जाएगी, राइट। और यहां पे देखो, लेट्स ये पॉइंट C है और ये इक्वल टू D है, तो ये जो रेजिस्टेंस है उन्हीं में करंट जाएगी। फिर कैसे सर? देखो, तो देखो स्टडी स्टेट पे क्या होता है, कैपेसिटर तो फुल्ली चार्ज है, इधर कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो सारी करंट इस रास्ते को चूज करेगी, यहां से पास होते हुए फिर वो डिवाइड होगी। लेकिन इधर कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज है, वो इधर नहीं जाएगी, तो इस रास्ते से पास हो जाएगी। ध्यान से समझते रहना। तो वो 2 में जा रही है और सेम 4 में जाके सेम 2 में भी जा रही है, और यहां से डायरेक्ट 6 में भी जा रही है। उसके बाद देखो बैटरी में आ रही है। आप समझो बात को, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से सिखाना, ना कि जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराना। आप समझ लो बात को, राइट। तो देखो आपने देखा सर, यहां से निकलने वाली करंट ने जो रास्ता चूज किया वो ये किया है, और डायरेक्ट इसमें भी जा रही है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों सीरीज में, तीनों में एक ही करंट फ्लो कर रही है ऐसे, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें यहां से R इक्विवेलेंट तो मिल गया, 4 + 2 + 6 यानी 10 ओम, नहीं 12 ओम, क्या मैथमेटिक्स लगा रहा हूं मैं, है ना। 4 + 2 6 दैट इज 12 ओम, राइट। यस, अब अगर हम चाहते हैं इसकी करंट कितनी होगी, तो उस पूरे सर्किट में इतना रेजिस्टेंस है, तो करंट तो आप निकाल ही लोगे, टोटल बैटरी का वोल्टेज, एंड दिस इज 12 यानी ये होगी 1/2 एम्पियर। अंडरस्टूड? तो जो करंट यहां पे जा रही है यहां तक, वो 1/2 एम्पियर है, और वो इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। बच्चों ध्यान से समझना, लेकिन हमारा मकसद है कि बताओ चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर दिस, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर दिस, ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा सर, तो फिर क्या करें? बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 6 वोल्ट की बैटरी, देखो 2 तरीके हैं, केवीएल अप्लाई कर लो या डायरेक्ट भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, तो दिमाग भी लगा सकते हो इसको सॉल्व करने में, या फिर केवीएल वगैरह का कॉन्सेप्ट अगर यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, राइट गाइस। कैसे सर? मतलब क्योंकि देखो ये तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें तो बस इसका A और B के बीच यहां पे पोटेंशियल चाहिए, और यहां पे कुछ भी करना है, इसमें पोटेंशियल चाहिए और इसमें पोटेंशियल चाहिए। हमारा मेन टारगेट ये होने वाला है। आप कुछ भी करो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, पर आपका मेन टारगेट ये होने वाला है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप केवीएल के थ्रू करना चाहते हो उसको, कि केवीएल लगाना है सर हमने, उसी के थ्रू करेंगे, तो A से स्टार्ट करो गाइस और B पे एंड करो। तो पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें सर, क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखना, मैं यहाँ पे दोबारा मेरे को बनाना पड़ेगा कि आप यहीं से समझ जाओगे। देखो यहां से जो करंट जा रही है, जब वो इधर जाएगी ना, तो इसमें देखो, ठीक है गाइस, तो मैंने दोबारा से डायग्राम बना दिया जिससे बेटर एक्सप्लेनेशन आपको उसका मिल जाए कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये हमने समझ लिया कि भाई जो करंट आई है हमारी वो 1/2 एम्पियर आई है, अंडरस्टूड। अब हमारे को चाहिए भाई चार्ज निकालने के लिए, जो पहली कैपेसिटर है C1, उसके ये जो पहली प्लेट है ये A पॉइंट से कनेक्ट है, दूसरी प्लेट है वो इससे, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये देखो गाइस, ध्यान से समझो। लेट्स से मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से इस पॉइंट से, इसको P पॉइंट मान लो, तो मेरे को पता है करंट जा रही है इधर को I, और वो करंट यहां से इधर को चली जाएगी, लेकिन मेरे को तो A और B वाले रास्ते चूज करना है, क्योंकि हमें पता है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेट्स से हमने मान लिया दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1। ध्यान से समझना, यहां से स्टार्ट चलेंगे, और जैसे आप इधर एंटर करोगे तो पहला पोटेंशियल आपको कैपेसिटर के अक्रॉस मिलेगा, केवीएल यूज करना है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस यानी -V1, राइट। फिर जैसे आप यहां से बाहर निकले, करंट रेजिस्टेंस में जा रही है करंट, और रेजिस्टेंस में आप भी इधर कोई कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हो, मतलब आप कैलकुलेशन करते हो ऐसे जा रहे हो, देखो ऐसे,
तो इन द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन जो करंट जा रही है, करंट के डायरेक्शन में इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप माइनस ही होगा। IR आई है 1/2 इंटू 6। फिर आप यहां से निकल के वापस आना है जहां से स्टार्ट किया था। फिर आपके रास्ते में बैटरी आ गई माइनस से प्लस, तो जब आप बैटरी के माइनस टर्मिनल से प्लस पे एंटर करते हैं तो वही पोटेंशियल लेना है +6। फिर आप यहां से निकल के डायरेक्ट पॉइंट P पे आ गए और केवीएल के अकॉर्डिंग सर्किट यानी क्लोज लूप बन चुका है, यानी इक्वल टू क्या कर दो 0। तो यहां पे बनेगा V1 और ये आ जाएगा -3 + 6 इक्वल टू 0। तो देखो 3 बच रहा है, V1 की जो वैल्यू आ रही है आप देख सकते हो 3 वोल्ट। एंड व्हाट इज V1? V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस फर्स्ट कैपेसिटर। हो गया, उसका चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली गाइज आप यहां पे देखो, अब सर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था इसके अक्रॉस, तो हमने ये रास्ता चूज किया वापस आने का। अब आप यहां से जब चलोगे तो आप ये वाला रास्ता चूज कर लो, ये वाला देखो, ये वाला, और वापस आ जाओ, है कि नहीं, यहां पे वापस आ जाओ। तो जब हम यहां से चलेंगे तो इस रास्ते से जाएंगे, तो सबसे पहले इस रास्ते से क्या आएगा, करंट इन 4 ओम, तो उसके अक्रॉस -IR, क्योंकि उधर को ही जा रहे हो आप, 4 × 1/2। फिर आप C से D जा रहे हो तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V2, तो -V2। फिर आप यहां से निकल के जब वापस आओगे फिर से सेम बैटरी माइनस से प्लस आएगी, तो +6, और P पॉइंट पे पहुंचते 0। तो आप देख सकते हो ये 2 बनेगा, ये -2, ये प्लस यानी 4 बचेगा, तो आप देख सकते हो 4 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज आया 4 वोल्ट और इसके अक्रॉस वोल्टेज आया दैट इज 3 वोल्ट। सिंपल। अब आपको निकालने थे चार्ज, तो Q1 आएगा C1V1 और Q2 आएगा दैट इज C2V2। यानी C1 है 4 इंटू उसमें पोटेंशियल आया 3 और यहां पे C2 है 6, पोटेंशियल आया कितना, व्हाट इज दैट 4। तो गाइज आपका जो रेशियो आएगा Q1/Q2 व्हाट इज दैट, ये आएगा 3/6 यानी 1/2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर गाइज। ये आपका आंसर बनने वाला है, एक बार चेक कर लेना बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये अल्टीमेट कंसेप्ट होते हैं, मल्टी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पेशेंस के साथ समझना पड़ेगा। अंडरस्टूड? होप सो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे बढ़िया तरीके से, राइट। इसकी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन है आपके लिए, मैं छोड़ दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे बेहतरीन तरीके से, लेकिन लास्ट में, बिफोर दैट सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको क्रैक कर लेते हैं फटाफट। ओके बच्चों, ध्यान से समझते रहना क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन ना कभी कभी रेयर आ जाते हैं, तो उसका कंसेप्ट बस आपने याद रख लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होते हैं। मतलब अगर आ गया तो फिर मान के चलो कि इस तरीके से आपने सॉल्व करके आना है, राइट। तो एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। मतलब एक कैपेसिटर है, आपको ये मान लो कि इनिशियल उसने बोला एक कैपेसिटर है और उसको चार्ज किया जा रहा है किसी बैटरी के थ्रू, और बैटरी का वोल्ट है 12 वोल्ट, और इसकी जो C है वो 100 माइक्रोफैरड है। तो ये चार्ज हो गया होगा इस बैटरी के थ्रू, चार्ज इसने सप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। एंड कनेक्टेड टू 6.4 मिली हेनरी इंडक्टर। उसके बाद इसको चार्ज करने के बाद कैपेसिटर को एक इंडक्टर कॉइल पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, समझना बात को। तो ये जो कैपेसिटर है और ये जो इंडक्टर है, और इसका जो मिली हेनरी इंडक्टर है, यानी इसका L जो दे रखा है वो दे रखा है 6.4 मिली हेनरी, इसकी C है 100 माइक्रोफैरड। समझ में आएगी बात? यस सर, ये ध्यान रखना। अब आप खुद देख लो, ये LC सर्किट बन गया एक तरीके से। पहले चार्ज किया कैपेसिटर को, फिर इससे कनेक्ट कर दिया, LC सर्किट बन गया ये। अंडरस्टूड? इतना समझ, ये डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन एक कंडीशन बस मैं आपको बताने वाला हूं, उसको याद रखेंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे, जरा मरा सी कैलकुलेशन बच जाती है यार, ठीक है। ओके बच्चों, बस थोड़ा सा अपने पेशेंस के साथ पढ़ते रहना है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, अपने आप पे विश्वास भी रखते रहना बॉस, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन जिसके थ्रू आप सारे कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट हो। विद इन 30 डेज यू जस्ट इमेजिन आपके टॉप 15 चैप्टर क्लास 11 क्लास 12 जितने भी इंपॉर्टेंट है सब कवर हो जाएंगे। यही आपको चाहिए। अब पता है उसने क्या पूछा है कि जब आपने इसको इससे कनेक्ट किया ना, तो इट प्रोड्यूस्ड ऑसिलेशंस, यानी ये LC ऑसिलेशन कह सकते हो आप, LC ऑसिलेशंस आप ये मान लोगे। उसने बोला ये ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने लगता है। तो बताओ मैक्सिमम करंट इस सर्किट में क्या होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। जब भी बच्चों आपसे गलती से भी बोले कि मैक्सिमम करंट बताओ, जब C को और L को कनेक्ट कर देते हैं हम एक साथ, तो मैक्सिमम करंट, तो यार याद रखना, जब भी हम मैक्सिमम करंट निकालते हैं LC सर्किट में, तो एट दिस condition you have to remember we have to use energy conservation guys। क्या निकालना है?
एनर्जी, क्योंकि एट मैक्सिमम करंट जो इसकी स्टोर्ड एनर्जी है वो इसकी स्टोर्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, यानी एनर्जी कंजर्वेशन। समझ गए? मैक्सिमम करंट तभी इसमें बनेगी। मतलब बस हमने क्या करना है, इसमें जो एनर्जी स्टोर की होगी इसने, यानी हाफ CV स्क्वायर, वो इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होगी उसके इक्वल कर देनी है, यानी हाफ, याद करो LI स्क्वायर होता था, करंट आपने मैक्सिमम लेनी है। यू हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन गाइस, अंडरस्टूड? यस सर। अब देखो हाफ से आप कैंसिल, ये फॉर्मूले तो सबको याद होंगे। इंडक्टर में हाफ LI स्क्वायर होता था और इसमें हाफ C, इसमें तो 2-3 फॉर्मूले अलग अलग उसमें करते हो आप, इसमें CV है, Q भी कर सकते हो आप, ठीक है, QC कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे डेटा दे रखा है C और V का, तो हमने ये यूज किया। अब देखो यहाँ बचेगा CV स्क्वायर, यहाँ हो गया L दे रखा है 6.4 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली है बॉस, और यहाँ पे लिखेंगे I मैक्स का स्क्वायर, अंडरस्टूड? एनीथिंग एल्स जो उसमें बचा नहीं, तो सर C की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 10⁻, माइक्रो में है ना 6 इंटू V कितना है सर 12 का स्क्वायर, 6.4 इंटू 10⁻³ इंटू I मैक्स का स्क्वायर। बस यहां से I मैक्स निकाल लेना गाइस, जो भी कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लो पहले। जैसे ये 100 है और इस 100 से -6 -4 बचेगा और ये वाला -3 कैंसिल हो जाएगा, तो यार 10⁻1 बचेगा और इसका हो जाएगा 144 और ये है 6.4 इंटू I मैक्स का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। आप देखो इसको और इसको सॉल्व कर सकते हो और कैंसिल करने के बाद यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बच्चों यहां से जो आपकी मैक्सिमम करंट आएगी ना, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ना, यस, वो लगभग आने वाली है 1.5 एम्पियर। सॉल्व करना इसको मस्त, बस कंसेप्ट मैंने आपको याद दिलाना था। कंसेप्ट इस कंडीशन में याद रखना, एट मैक्सिमम करंट LC सर्किट, LC ऑसिलेशन, ये तभी होगा जब उनकी एनर्जी आपस में स्टोर्ड एनर्जी इक्वल होंगी, एनर्जी कंजर्वेशन। अंडरस्टूड? होप सो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूं अपने लास्ट क्वेश्चन की बच्चों, ठीक है, और फिर जो इसमें रिमेनिंग कंसेप्ट है जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या फॉर्मूले, क्या क्या कंसेप्ट आपको थोड़े से और इसमें रिवाइज करके जाने, याद करके जाने, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो तो ऑब्वियसली आप करके जाने वाले हो। अंडरस्टूड गाइस? हियर वी गो। ओके गाइस, हियर वी गो एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, बॉस कर लेना, शक्ल देख लो उसकी, और जैसे ही आप इसकी शक्ल देखो आप पहचान जाओगे तुरंत ही, यार सर ये तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस वाले कॉम्बिनेशन पे बिल्कुल वैसा ही करना है। बस पेशेंस रखेंगे, आराम से डायग्राम बनाएंगे घर पे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट खुद सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको। 2 बार अटेम्प्ट करो, 3 बार अटेम्प्ट करो, पर ट्राई इट सेल्फ, राइट? और अगर नहीं होता तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना और इसका सॉल्यूशन या आंसर जो भी है उसका पूछ लेना मेरे से, राइट? अब मैं तुम्हें थोड़े से कॉमन चीजें बता देता हूं गाइस, ठीक है, कि तुमने अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम थे, राइट, इसके अलावा ये जो बेसिक चीजें होती है वो भी आपने रिवाइज करके जानी है, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपको ये चीज बताना। देखो बच्चों, सबसे पहले ये तो बिल्कुल मस्ट है कि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन एंड क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो करके जाने हैं। उसमें से जो स्पेशल कंडीशन होती है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन के क्वेश्चन करके जाने हैं, जरूर जरूर जरूर। दूसरा जो शॉर्ट सर्किट वाला कंडीशन होता है, शॉर्ट सर्किट वाली जो कंडीशन होता है वो भी करके जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये वाली 2 कैटेगरी आपने बहुत अमेजिंगली सॉल्व कर दी। बाकी तो सिंपल सर्किट होते हैं सीरीज पैरेलल के, उनको आप बनाते रहते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनको हम करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। फिर एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, जो एनर्जी डेंसिटी होती है, देखो एनर्जी कितनी स्टोर होती है तो हमें पता है कैपेसिटर में, दैट इज हाफ CV स्क्वायर, लेकिन एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, यानी एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम स्मॉल यू से डिनोट करेंगे और यहां से हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो यह आती थी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, है ना, ये आएगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे उसको भी आप समझ सकते हो गाइज, या फिर आप देख सकते हो कि इस एनर्जी डेंसिटी को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसको एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी कितनी है सर हमारे पास, हाफ CV स्क्वायर है, वॉल्यूम क्या होता है सर A इंटू डी है, और ये क्या है सर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बस रिलेशन बनाना है कि जो एनर्जी डेंसिटी है, अगर हम एनर्जी पूछे इन टर्म्स ऑफ A एंड D, तो इसको आप एनर्जी U मान लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, जो टोटल एनर्जी होगी आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E इसके टर्म्स में A इंटू डी, और ये इसका वॉल्यूम होता है पूरा, एरिया इंटू दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस। तो इस तरीके से, चलो ये तो याद रखेंगे ही रखेंगे, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, दिस इज टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ दिस व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वॉल्यूम, राइट। तो ये सब कुछ आपको थोड़ा सा याद करके जाना है, अच्छे से सब कुछ याद करके जाना है। अब ये जो शॉर्ट सर्किट है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आप सबको पता ही है, मतलब ये कैटेगरी के जो क्वेश्चन होते हैं ना गाइज, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है,
दिस वन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिक होते हैं भाई, आप सॉल्व करके जाए इनको, ठीक है। जैसे यहाँ दे दिया मैंने 2C, ये दे दिया मैंने C, अंडरस्टूड। और यहाँ पे कुछ दे दिया मैंने 5C, यहाँ दे दिया मैंने 4C, यहाँ दे दिया मैंने 8 2C। तो आप देखो ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन की फॉर्मेशन करेगा और हमें यहाँ पे ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस आपने करके जाने हैं बॉस, मतलब ये मैं बता रहा हूँ। हालांकि इसमें लास्ट में ना कुछ और अमेजिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन उतने ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में उस लेवल पे नहीं पूछे जा रहे हैं। तो दैट्स वाई आपको एटलीस्ट अपने इस कैटेगरी क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करके चले जाना है। और ये जो शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन होती है, लेट्स सी हमारे को ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, ये कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है आपके पास, एक कैपेसिटर बच्चों ये है आपके पास, और यहां पे एक वायर कनेक्ट किया गया है और ये पॉइंट भी है। जस्ट मैं याद दिला रहा हूं, क्वेश्चन बहुत डिफरेंट बन सकते हैं। ये 2C है, ये 3C है, ये कुछ C है, समथिंग लाइक दैट, अंडरस्टूड। और आपसे पूछा है A और B के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताओ। बच्चों ध्यान से देखो, इस पूरे सर्किट में आपको देखना पड़ेगा कहीं ऐसा कोई ब्रांच तो नहीं है जिसमें कोई कैपेसिटर ना हो, मतलब एक खाली वायर। तो आप देखो इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक ऐसा वायर कनेक्ट है यहां से यहां तक जिसमें कोई भी एलिमेंट यहां पे नहीं है, डायरेक्ट जो इस कैपेसिटर के प्लेट 1 प्लेट 2 को कनेक्ट कर रहा है, इधर भी और इधर भी। तो चूंकि ये एक खाली वायर है, कंडक्टिंग वायर है, जिन दो पॉइंट पे कनेक्ट करेगा, लेट्स से यहाँ P है और यहाँ Q है बॉस, उन दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट कंडीशन मानते हैं ना। यस, यहां पे पोटेंशियल V और यहां पे V, तो इस वाली कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं जाएगा, और चार्ज नहीं जाएगा तो इसको हम यूज नहीं करेंगे कॉम्बिनेशन में। दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर across the two plates of the capacitor any conducting wire directly connected, मतलब उस वायर का एक एंड पहली प्लेट के साथ दूसरा दूसरी डायरेक्ट कनेक्ट हो, तो इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा, जो भी चार्ज यहां आएगा बाईपास कर जाएगा इसके थ्रू, राइट। तो इसमें चार्ज नहीं जाएगा तो ये इनइफेक्टिव मान ली जाती है। हम इसको हटा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो रिमेनिंग कैपेसिटर होंगे फिर उनका कॉम्बिनेशन देखेंगे, वो सीरीज है या पैरेलल, फिर सॉल्व करेंगे। ये वाली कैटेगरी में आपको बताना चाह रहा हूं, इसको प्लीज आप रिवाइज करके जाए। बाकी ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो सब हमने कहीं ना कहीं कवर कर लिए। बच्चों इसकी प्रैक्टिस करना मस्त तरीके से, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इसको फॉलो करेंगे और इसको यूज करेंगे अपने लिए, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। जो जेईई मेंस की सीरीज है उसकी तो है ही ऑब्वियसली, मैंने आपको बोला नीट और बोर्ड्स जितने भी बच्चे हैं सबके लिए इससे फायदा होगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे एग्जाम में आएगी तो हम ऐसे करेंगे। नीट वालों तुम्हारे लिए तो सोने पे सुहागा नहीं हो गया, बोर्ड्स वालों, राइट है ना। जो जेईई मेन के बच्चे हैं उनको तो करना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है कि भाई उनके लिए 30 डेज की सीरीज है, सब कुछ रिविजन करेंगे। आपकी सीरीज स्टार्ट होने से पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। जब आपकी सीरीज स्टार्ट होगी तो मजा आएगा, आपको डबल रिविजन होगा आपका, है कि नहीं। तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। ये टाइम आपका वर्थ इट होगा गाइज, आपको फायदा होने वाला है आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। कैपेसिटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो इसके बाद टॉप 4th पोजीशन पे जो हमने चैप्टर देखा जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे वो था केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, यानी क्लास 11th का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले बच्चों। मिलता हूं उस लेक्चर में, तब तक मेहनत करना, कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बताना, एनी टाइप ऑफ डाउट। ओके, ऑल द बेस्ट।